द्वितीय वर्ष भौगोलिक चिंतन प्रथम प्रश्न। टॉपिक है भौगोलिक चिंतन के विकास का प्राचीन काल। शुरू में जब भूगोल का विकास हुआ तो किस किस क्षेत्र में सबसे पहले हुआ? सबसे पहले खगोलीय भूगोल, फिर यात्रा भूगोल, संसाधन भूगोल, गणितीय भूगोल और मानचित्रांकन। माने मनुष्य को जब धरातल पर आया, पृथ्वी पर आया, तो उसने देखा आकाश में नक्षत्र तारों के, ग्रहों को, तो उसके बारे में सोचने का प्रयास किया। आखिर ये सब कैसे? चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में अध्ययन चालू किया। वो किसके अंतर्गत आया? खगोलीय भूगोल। सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, दिन रात कैसे होता है, इनके बारे में अध्ययन करने का जब प्रयास किया तो उसको हमने क्या कहा? खगोलीय। फिर उसमें क्या किया? उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास किया, एक स्थान से दूसरे स्थान जल के मार्ग के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे, एक स्थान से दूसरे जगह यात्रा करने का प्रयास किया। ठीक, तो यात्रा करने में जो चीज उनको ज्ञात हुआ, सागरों के बारे में, महासागरों के बारे में, उनकी उत्पत्ति के संबंध में, तो अन्य लोगों से मिलने जुलने की सभ्यता का विकास हुआ। एक दूसरे से क्या आने जाने, यात्रा भूगोल। उसके अंदर क्या रखा गया? यात्रा भूगोल के अंदर अपनी सभ्यता संस्कृति को देना और उनकी सभ्यता संस्कृति को ग्रहण करना, तो इसे क्या कहते हैं? यात्रा भूगोल। ठीक, जब यात्रा भूगोल के बाद मनुष्य भोजन पाने की आवश्यकता पड़ी, संसाधनों को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारी सुविधाओं की ओर जब चला, संसाधनों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो उसे क्या किया? संसाधन भूगोल। संसाधन में तमाम सभ्यता संस्कृतियों का विकास हुआ, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो सारी सभ्यताओं के बारे में, अपनी सभ्यताओं के विकास के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने के बारे में जब हमने अध्ययन किया तो उसको क्या कहा? संसाधन। गणितीय भूगोल, जब हम गणना चालू कर दिया, अक्षांश और देशांतरों के बारे में जानना चालू कर दिया, एक जगह से दूसरे जाने की दूरी को नापने की व्यवस्था कर दिया, तो उनके बारे में जब हम दिन रात के बारे में अध्ययन करना चालू किया, तो वो किसके अंदर रखा गया? गणितीय भूगोल। अब उसके बाद आया मानचित्रांकन। हम अगर जाएं तो फिर अगर उसी रास्ते पर मुझे जाना है तो फिर कैसे मैं कम, तो उसके लिए मानचित्रांकन भूगोल। टालेमी महोदय ने सबसे पहले विश्व के मानचित्र का नक्शा बनाया। तो मानचित्र में मतलब पहले घने जंगल हुआ करते थे, पर्वत ठाक होते थे, मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह चला तो जाता था, फिर आने के लिए समस्या होती थी, तो फिर उसके लिए क्या किया? कुछ निशान बनाए, जैसे कि जहाँ से मुड़ना है वहां पर कोई पत्थर रख दिया, या उसको किसी चीज से खींच दिया, कोई ना कोई पेड़ पौधे पे निशान बना दिया, तो धीरे धीरे उसको क्या किया? उसको बनाने के एक विधि अपनाई और उसके अंदर मानचित्र कला का विकास हुआ। ये का प्राचीन काल, मैंने भौगोलिक चिंतन के विकास का प्राचीन काल। समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक ये है कि भौगोलिक चिंतन के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है, मैंने भारतीयों का क्या योगदान है भाई? तो भौगोलिक चिंतन के विकास में भारतीयों का योगदान आप ईसा पूर्व से ही आपको दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले वैदिक का जो ईसा पूर्व से 2500 वर्ष पूर्व वेदों का निर्माण हो गया।
की व्याख्या पहले से ही हुई है। इसका मतलब कि भारत में पहले ही से ही भूगोल के बारे में लोग जानते थे। अब भूगोल के नाम से नहीं जानते थे, उसका नाम नहीं रखा था, लेकिन वैदिक काल में ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक भारत के मध्य एशिया में आर्यों का आगमन हुआ। इस काल में लिखे गए 4 महाग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। इसके बाद तमाम उसमें व्याख्या किया गया। जैसे ऋग्वेद में नदियां, महासागरों, विभिन्न व्यापारिक मार्गों, सागरी नौकाएं, सागर आदि की व्याख्या उसमें मिलती है वैदिक काल में। उसके बाद आया महाकाव्य काल। महाकाव्य काल ईसा पूर्व 1600 से लेकर ईसा पूर्व 600 तक। पौराणिक काल वह समय जब भारतीय संस्कृति के प्रमुख 2 धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत लिखे गए। वस्तुतः इन दोनों ग्रंथों में अधिक प्रमाणिक भौगोलिक जानकारी उपलब्ध नहीं, लेकिन इनमें कई क्षेत्रों में भौगोलिक वितरण वर्तमान के सामने रखते हैं। उसके बाद आ गया पौराणिक काल। पौराणिक काल में 18 महापुराण लिखे गए। इन पुराणों में स्थान स्थान पर ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के विभिन्न भूभागों की प्रकृति तथा मानवीय दशाओं का वर्णन, 7 द्वीपों, 7 समुद्रों तथा प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थानों का उल्लेख मिलता है इसमें पौराणिक काल। फिर आ गया उसी समय ईसा पूर्व ही महर्षि पाणिनि ने जगह जगह पर भूगोल की विवेचना की। उसके बाद आया बौद्ध काल। बौद्ध काल की जातक कथाओं में स्पष्ट होता है कि ईसा के जन्म से 8वीं शताब्दी पूर्व से आसपास सागरीय मार्गों द्वारा भारत तथा पश्चिमी एशिया के देशों में व्यापार किया जाता था। ईसा से लगभग 4 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के लेखों से स्पष्ट है कि उसे उस समय भारत के विभिन्न समुद्री मार्गों, करों तथा व्यापारिक संबंधों का सही जानकारी थी। उन्हें अपने ग्रंथों में मौर्यकालीन भारत में आर्थिक भूगोल का विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें बौद्ध काल। उसके बाद आए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महोदय ने 476 ईस्वी में गुप्त काल में हुआ था जन्म। आर्यभट्ट भारत के प्रथम महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताते हुए उनकी परिधि की लंबाई 24,835 मील बताई है, जो वर्तमान ज्ञात परिधि 24,901 मील से काफी साम्य रखती है। आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रग्रहण पड़ता है। उन्हें सूर्य की स्थिति व पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमते हुए बताया। कौन? आर्यभट्ट। उसके बाद आए वराहमिहिर। वराहमिहिर भी भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिनका जन्म 505 ईस्वी में हुआ था। खगोल शास्त्र पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका है। वराहमिहिर को पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के अक्षांश ज्ञात करने की विधि ज्ञात थी। उन्होंने भारत के कई स्थानों के अक्षांशों की गणना की। उन्होंने पृथ्वी के व्यास भी निकालने का प्रयास किया। अन्य में जैसे भास्कराचार्य हुए, अन्य तमाम विद्वान हुए, जिन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर और पृथ्वी के 360
पृथ्वी को 3 अक्षांशों में विभक्त कर अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया। इस तरह से भारतीयों ने भी भौगोलिक वितरण के विकास में योगदान दिया है। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोविड-19 के चलते अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंचे